Hello students, so let us start with the section 2, and the first topic of section 2 is integer programming problem. बेसिकली क्या है ये जो हमारी आईपीपी है इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसमें बेसिकली हमारा मेन फोकस रहेगा कि आपका जो फाइनल आंसर आएगा, मतलब जैसे x1 x2 x3 वगैरह की जो वैल्यू निकालते थे, दे मस्ट बी इंटीजर्स, नेवर बी फ्रैक्शनल वैल्यू। और अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है, अगर किसी वेरिएबल की फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, तो हमारा टारगेट है उसको इंटीग्रल नंबर में कन्वर्ट करना, इंटीजर में कन्वर्ट करना। जो स्टार्टिंग प्रोसीजर होगा वो तो एज इट इज़ रहेगा, जैसा अभी आप पीछे फर्स्ट सेक्शन में स्टडी कर चुके हैं, डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व एलपीपी। सबसे पहले तो हम एलपीपी को या आईपीपी को उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे सिंपलेक्स मेथड के हेल्प से, और उसके बाद जब फाइनल टेबल पे पहुंचेंगे तो फिर उसका हम एनालाइज करेंगे कि जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ रही हैं, वेदर दे आर फुली इंटीजर और दे आर फ्रैक्शनल वैल्यूज़। अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शनल आ जाती है तो फिर आगे हम इस मेथड से प्रोसीड करेंगे। एंड बेसिकली द टारगेट ऑफ दिस मेथड इज़ टू फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन द इक्वेशंस। So the LPP in which all variables in solution are integer is called integer programming problem। ठीक है जी। जो आप LPP सॉल्व करेंगे, बोलता है कि अगर उस LPP के तमाम वेरिएबल्स के जो वैल्यूज़ होंगी, जो मतलब जो वेरिएबल्स के जो सॉल्यूशंस होंगे, अगर फुली इंटीजर्स होंगे तो हमारा सोल्यूशन वहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और अगर कोई भी वेरिएबल, एक भी वेरिएबल आपका फ्रैक्शनल आता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर एक नई कंस्ट्रेंट तैयार करेंगे जिसको नाम दिया गया यहाँ पे गॉमरी ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। उस कंस्टेंट को नाम देंगे हम गॉमरी कंस्टेंट। सो एक मैथमेटिशियन था गॉमरी, उसने ये डेवलप किया था इसको। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दिस आईपीपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द सॉल्यूशन बाय सिंपलेक्स मेथड। अब ये आपको पता है, सारा बेसिक काम आप खुद करेंगे। अब सबसे पहला काम हमारा क्या है, जो भी आईपीपी की प्रॉब्लम होगी उसको पहले हमने सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना है, वेदर इट इज़ बिगम मेथड और इट इज़ टू फेज मेथड और इट इज़ ड्यूल सिंपलेक्स मेथड, वट एवर इज़। उस मेथड की हेल्प से सॉल्व करके जब फाइनल टेबल में पहुंचेंगे, फिर फाइनल टेबल को हमने एनालाइज करना है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप है फॉल वेरिएबल्स इन ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मीन्स मैक्सिमाइजेशन, और मैक्सिमाइजेशन जो मिनिमाइजेशन करते हैं, और इंटीजर। अगर वो सारे वेरिएबल की वैल्यू इंटीजर आ गई, देन करंट सोल्यूशन विल बी द डिजायर्ड सोल्यूशन। तो आपका आंसर वही फाइनल हो जाएगा। इफ ऑल वेरिएबल्स आर नॉट इंटीजर्स, देन वी इंट्रोड्यूस सेकेंडरी कंस्टेंट, जिनको हम नाम देते हैं गॉमरीज कंस्टेंट। सेकेंडरी कंस्टेंट बोल दो, जो गॉमरी कंस्टेंट बोल दो, एक ही बात है। एंड रिड्यूस नॉन इंटीजर सॉल्यूशंस टू इंटीजर। और फिर क्या करेंगे हम, जो फ्रैक्शनल वैल्यू होंगी, नॉन इंटीजर सोल्यूशन जो होंगे, उनको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, वन बाई वन, टिल सोल्यूशन बिकम्स इंटीग्रल फॉर ऑल वैल्यूज बट नॉट ज़ीरो। ठीक है जी। तो जो भी सॉल्यूशंस हैं वो आपके एक तो नॉन जीरो होना चाहिए और इंटीग्रल होना चाहिए, और प्रोसीजर को हम तब तक लगाते रहेंगे जब तक आपके सारे सोल्यूशन इंटीग्रल ना आ जाए। तो स्टेप नंबर 3, टू कंस्ट्रक्ट गॉमरीज कंस्टेंट। अब मेन टारगेट है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट गॉमरीज कंस्टेंट इन द ऑप्टिमल सिंप्लेक्स टेबल। जो आपने लगाया था टेबल, सिंप्लेक्स मेथड जो भी लगाया होगा, उसका फाइनल टेबल जो है, फर्स्ट सेलेक्ट द रो कॉरस्पॉन्डिंग टू सच वेरिएबल विच हैज़ लार्जेस्ट फ्रैक्शनल वैल्यू। इसकी बात करेंगे जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे वहाँ पे लार्जेस्ट फ्रैक्शनल वैल्यू। नाउ इन रो एक्सप्रेस ईच नंबर बाई टू पार्ट्स। ठीक है जी। न्यूमेरिकल में बताऊंगा आपको मैं, जिस रो को आप चूज़ करेंगे उस रो में जो वैल्यू होगी उसको आपने दो हिस्सों में ब्रेक करना है, फ्रैक्शनल पार्ट एंड इंटीग्रल पार्ट। वेयर फ्रैक्शनल पार्ट मस्ट बी पॉजिटिव, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, कि आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये हर सूत्र पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो उसको पहले पॉजिटिव बनाना है आपने, बाई एडिंग +1 एंड -1। राइट नेगेटिव with these fractional values which gives Gomerian slack variable denoted by small gi। फिर हम क्या करेंगे, इन इन जो फ्रैक्शनल वैल्यू आप निकालेंगे ऊपर, उनको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके एक नई रो तैयार करेंगे जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल जी आई से। एंड दिस जी आई इज़ ऑलवेज स्लैक वेरिएबल हेयर, ध्यान रखना खास, इट इज़ ऑलवेज स्लैक वेरिएबल हेयर। स्टेप नंबर 5, नाउ इंट्रोड्यूस कॉलम G1 जी आई, सॉरी कैपिटल जी आई। कॉलम मतलब जो आपके टेबल में कैपिटल X1 कैपिटल X2 कैपिटल X3 होते थे, उसमें ये एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ कि जितनी रो आप ऐड करेंगे उतने आपके कॉलम भी साइमल्टेनियसली ऐड होंगे यहाँ पे, इन सच अ वे दैट इट बिकम्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी। ये आपको बताइए अब
क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मकसद क्या होता है कि जितनी हमारी इक्वेशंस होती हैं उतने ऑर्डर का हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो जब आप इस सिस्टम में एक नई कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक कॉलम भी ऐड करना पड़ेगा, तभी वो एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। स्टेप नंबर 6, नाउ ऑब्टेन न्यू ऑप्टिमल सोल्यूशन बाय यूजिंग ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। और उसके बाद गोमेरियन कंस्टेंट ऐड करने के बाद फिर आपने ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड लगाना है। और ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड कैसे लगाते हैं वो अब आपको पता है, ठीक है जी। स्टेप नंबर 7, इफ़ द सोल्यूशन इज इंटीजर देन ओके। अगर आपका इंटीग्रल सोल्यूशन आ गया तो स्टॉप हो जाएंगे, और नहीं आया तो दोबारा फिर आपने राइट फ्रॉम स्टेप नंबर 2 से ऑनवर्ड्स, सॉरी 3 से ऑनवर्ड्स आपने रेपिटेशन देनी है, ठीक है जी। और तब तक आपने रिपीट करना है जब तक कि सारे सोल्यूशन जो वो इंटीग्रल ना हो जाए। उसके बाद एक नोट है, हालांकि शायद मैंने पहले भी बात की हुई उसके बारे में, अगर आपके डेल्टा जे, ये भी एक किस्म की डिजेनरेसी है, अगर डेल्टा जे में सेम नेगेटिव वैल्यू आ जाए, जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आती है अगर वो सेम आ जाए तो किसको हम पहले चूज़ करेंगे। तो उसमें क्या करना आपने, सबसे पहले आपने जो इंपॉर्टेंस देनी है, प्रेफरेंस देनी है, वो ओरिजिनल वेरिएबल को देनी है। अगर दोनों ओरिजिनल वेरिएबल की सेम डेल्टा जे वैल्यू आ रही है मोस्ट नेगेटिव, तो रैंडमली जिस मर्जी को उठा लो। अगर एक ओरिजिनल एक स्लैक आ रहा है तो उस केस में पहले ओरिजिनल को आपने प्रेफरेंस देनी है, स्लैक सरप्लस में स्लैक को प्रेफरेंस देनी है, देन सरप्लस को देनी है, और लास्ट में फिर आर्टिफिशियल को देनी है। तो ये आपने देखना है, ठीक है। ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो पेपर्स में आए हुए हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो बारी बारी से देखते हैं ज़रा। सो कम टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज maximize z equal 7x1 plus 9x2 subject to constraint minus x1 plus 3x2 less than equal to 6, 7x1 plus x2 less than equal to 35, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम तो आपका वही है एज इट इज़, जो फर्स्ट सेक्शन में आप स्टडी कर चुके हैं, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दिस प्रॉब्लम बाय एनी सिंप्लेक्स मेथड विच इज़ एप्लीकेबल। सो वी वांट टू मैक्सिमाइज z equal 7x1 plus 9x2 subject to constraint, दोनों में लेस देन इक्वल टू का साइन था, इसमें आ गया स्लैक वेरिएबल x3, इसमें आ गया स्लैक वेरिएबल x4, ठीक है जी। और उसके बाद आपका सिंप्लेक्स टेबल, बेसिक वेरिएबल, पहला स्लैक वेरिएबल x3, दूसरा स्लैक वेरिएबल x4। ये ध्यान रखना, खास मैं पहले भी बार बार बोल चुका हूँ, रिपीटिंग अगेन, कि पहली इक्वेशन का स्लैक वेरिएबल या आर्टिफिशियल वेरिएबल आपका पहले आएगा, दूसरी का दूसरे नंबर पे, तीसरे का तीसरे नंबर पे, एंड सो ऑन। सी भी एक्स भी जो इस साइड कांस्टेंट वैल्यूज हैं, पहली रो में पहली इक्वेशन के ऑप्शन, दूसरी रो में दूसरी इक्वेशन के ऑप्शंस, और ऊपर टॉप पे सीजे कॉस्ट वैल्यूज, मिनिमम रेशो, ठीक है। फिर हम जेड निकालते हैं, जेड कैसे निकालते हैं, सी बी इंटू एक्स बी एंड देन ऐड दिस इन दिस प्लस दिस इन दिस, जो आएगा वो यहाँ पे। फिर निकालेंगे आप डेल्टा वन, डेल्टा वन कैसे निकालेंगे, सी बी को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 0 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 7, जो आएगा उसमें से आपने सी जे घटाना है, -7 ही आ गया। उसी तरीके से सी बी को सेकंड कॉलम से प्रिंट करना, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से, और कॉरस्पॉन्डिंगली आपने ऊपर के सी जे घटाना, ठीक है जी। ये डेल्टा जे आ गए। अगर सारे डेल्टा जे पॉजिटिव आए थे तो हमने ही स्टॉप करना था, अगर एक भी डेल्टा जे नेगेटिव आया तो उसके बाद फिर आपने जो नेगेटिव डेल्टा जे उनके कॉलम को एनालाइज करना, अगर उनके कॉलम में सारी की सारी वैल्यू 0 या नेगेटिव है देन सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, और अगर एक आधी पॉजिटिव है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो मोस्ट नेगेटिव डेल्टा जे इज़ -9, दिस इज़ योर इनकमिंग वेक्टर, ठीक है जी। फिर क्या करते थे, जो इनकमिंग वेक्टर का कॉलम होता था उसकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एंट्रीज के साथ आप एक्स बी को डिवाइड करते थे, और डिवाइड करके निकालते थे मिनिमम रेशो। फिर इनमें देखना मिनिमम, जो मिनिमम होगा दैट इज़ योर आउट गोइंग वेक्टर, तो x3 इज़ आउट गोइंग वेक्टर, तो x1 इज़ इनकमिंग वेक्टर, सॉरी x2 इज़ इनकमिंग वेक्टर, x3 इज़ आउट गोइंग। तो नेक्स्ट टेबल में क्या आ गया, x2 x4 कॉस्ट वैल्यूज़, ठीक है जी। उसके बाद क्या करते थे हम, इनकमिंग और आउट गोइंग की इंटरसेक्शन, जिसको बोलते हैं हम की एलिमेंट, इसको किया हमने रेक्टेंगल, आउट गोइंग वेक्टर है x3। फिर अगला टारगेट क्या था, तो जो आउट गोइंग वेक्टर होता था उसको हम लेके आते थे इनकमिंग के ऊपर, मतलब 3 का बनाना है 1, 1 का बनाना है 0। तो क्या करते थे, 3 का 1 बनाना तो क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। की एलिमेंट ऑपरेशन डिसाइड करता है, और अप्लाई वो पूरी रो के ऊपर होता है एक्सेप्ट सी बी। तो ऑपरेशन क्या अप्लाई किया हमने, 3 से डिवाइड किया, तो इस पूरी रो को एक्सेप्ट सी बी को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज को 3 से डिवाइड करके नीचे टेबल में लिख देना है, ठीक है जी। अब की एलिमेंट आपका यहाँ पर आ गया, अब ये आ गया की एलिमेंट। अब दूसरी रो में क्या करना है, इस 1 का 0 बनाना है, फिर दोबारा वही की एलिमेंट ऑपरेशन डिसाइड करेगा, अप्लाई वो पूरी रो के ऊपर होगा एक्सेप्ट सी बी।
तो ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि इसमें जमा करके जीरो हो जाए, किससे मल्टीप्लाई करें, -1 से। तो हमने क्या है, इस पूरी रो को -1 से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके कॉरस्पॉन्डिंग इन एंट्रीज में उसको जमा करके जो आएगा उसको हमने यहाँ नीचे सेकंड टेबल में लिख दिया। ठीक है, फिर उसी तरीके से जेड दिस एंड दिस प्लस दिस एंड दिस। ठीक है जी, फिर डेल्टा 1 सी बी को फर्स्ट कॉलम से गुणा किया, 9 इंटू -1/3 प्लस 0 इंटू 2/3 सॉरी 20/3 22/3 माइनस ऊपर 7, ये आगे सॉल्व करके -10 वैसे बाकी एंट्रीज। ठीक है जी, ये आ गया। फिर मोस्ट नेगेटिव -10 इनकमिंग हो गया। फिर इनकमिंग वेक्टर में जो पॉजिटिव एंट्रीज होंगी उनसे आपने एक्स बी को डिवाइड करना। ये नेगेटिव एंट्री तो डैश आ गई, आगे तो ये हो गया आउटगोइंग, ये आ गया। सारे डेल्टा जो पॉजिटिव आ गए, बाकी नाउ यू कैन डू इजिली। ये आपका फाइनल टेबल आ गया, जेड की वैल्यू आ गई 63 और डेल्टा जे एज पॉजिटिव, सो सोल्यूशन इज ऑप्टिमम। सो फाइनल आंसर इज x1 इज इक्वल टू 9/2, x2 इज इक्वल टू 7/2 एंड जेड इक्वल टू 60/63। ठीक है, अब देखिए ज़रा, अब क्या है कि हमारा जो x1 भी फ्रैक्शनल है, x2 भी फ्रैक्शनल है। अब आपका जो हमने मेथड डिस्कस किया था पीछे, इस क्वेश्चन के साथ साथ उसके स्टेप भी पढ़ते जाएँ आप लोग, अपने आप आपको पता लगता जाएगा। तो x1 भी फ्रैक्शनल, x2 भी फ्रैक्शनल, यहाँ इत्तेफाक से दोनों फ्रैक्शनल आ गए। तो हमने क्या करना है कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट आए इनको अब दो हिस्सों में ब्रेक करना है, वन इज़ इंटीग्रल पार्ट एंड अदर इज़ फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब सिंस सोल्यूशन इज़ नॉट इंटीजर सो वी विल ऐड गॉमरीज कंस्टेंट। अब क्योंकि सोल्यूशन इंटीग्रल नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, एक नई कंस्टेंट तैयार करेंगे और उस नई कंस्टेंट को तैयार करने के बाद आपका जो टेबल है वो 4/4 का बन जाएगा। फिर उसको हम ड्यूल सिम्प्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है, जो आपकी x1 x2 की वैल्यूज़ आई, आपने सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यू उठानी जो फ्रैक्शनल होगी। यहाँ तो इत्तेफाक से दोनों फ्रैक्शनल है तो दोनों उठाएंगे। तो इस फ्रैक्शनल वैल्यू को ब्रेक करना आपने इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। 9 को 2 से डिवाइड करो, डिवाइड करके इंटीग्रल पार्ट ही आ गया +1/2, 7/2 3 + 1/2। फिर क्या करना आपने, इसमें से जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू बड़ी होगी, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू बड़ी होगी उस वेरिएबल को आपने चूज़ करना है। तो यहाँ इत्तेफाक से दोनों फ्रैक्शनल वैल्यू सेम है। अगर दोनों फ्रैक्शनल वैल्यू सेम है तो उस केस में आपने रैंडमली जिस मर्जी को उठा लो। ठीक है, अदरवाइज हमने प्रेफरेंस किसको देनी, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू बड़ी होगी उसको आपने चूज़ करना। तो मैंने रैंडमली x2 को उठा लिया यहाँ पे। सो लेट अस चूज़ x2 रो। आप देखो ज़रा, जो फाइनल टेबल था आपका, सॉरी फाइनल टेबल नहीं, फिर क्या करेंगे आप, बेसिक वेरिएबल सी बी एक्स बी x1 x2 x3 x4 एज इट इज़ लिख के, इस साथ में मैंने β1 β2 लिखे हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल x3 x4 रखें, ज़रूरत नहीं इसको लिखने की। जिसको चूज़ किया आपने, जिस वेरिएबल को चूज़ किया था, जिस वेरिएबल को चूज़ किया था उस वेरिएबल की फाइनल टेबल से वैल्यूज लिख देनी है। कैसे, ये देखो ज़रा, x2 क्या था यहाँ पे फाइनल टेबल में, ये था x2 की कॉस्ट वैल्यू आ गई 9। ठीक है, एक्स भी इसका निकाला भी आपने 7/2, ये 7/2 निकाला है, ये पीछे निकला होगा फाइनल टेबल में यहाँ पे। x2 ये 9, 7/2 0 1 7/22 1/20। मतलब फाइनल टेबल में जिस वेरिएबल को आपने चूज़ किया उस वेरिएबल की रो को एज इट इज़ आपने यहाँ लिख देना है। पर लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि सी बी को छोड़ के बाकी जो एंट्रीज हैं उनको आपने इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। अगर कोई पार्ट मिस है, अगर इंटीग्रल पार्ट मिस है तो उसकी जगह 0 लिखना, अगर फ्रैक्शनल पार्ट मिस है तो उसकी जगह 0 लिखना। पर ये ध्यान रखना है कि पहले इंटीग्रल फिर फ्रैक्शनल, ये ध्यान रखना खास, इंटरचेंज नहीं करना है, इसको एक तरीका रखना है, पहले इंटीग्रल फिर फ्रैक्शनल। तो 7/2 था, 7/2 को लिख दिया 3 + 1/2। आगे x1 की एंट्री फाइनल टेबल में क्या थी, यहाँ 0 है तो 0 को कैसे लिखेंगे, 0 + 0। यहाँ 1 है तो 1 इंटीग्रल पार्ट पूरा है, फ्रैक्शनल पार्ट इसमें नहीं है तो इसमें लिखेंगे प्लस फ्रैक्शनल पार्ट इज 0, तो 1 + 0। आगे क्या है 7/22, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसको कैसे लिखेंगे, 0 + 7/22। तो आगे फिर फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसको लिखेंगे 0 + 1/22, ये लिख दिया हमने। ठीक है जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो फाइनल टेबल में जिस वेरिएबल को आपने चूज़ किया फाइनल टेबल से उस वेरिएबल की सारी वैल्यू एज इट इज़ लिख देनी है। पर लिखते वक्त ये ध्यान रखना है, सी बी को छोड़ के बाकी तमाम एंट्रीज़ को आपने इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में लिखना है, इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में लिखना है। ठीक है, पहले इंटीग्रल फिर फ्रैक्शनल, पहले इंटीग्रल फिर फ्रैक्शनल, पहले इंटीग्रल फिर फ्रैक्शनल, पहले इंटीग्रल फिर फ्रैक्शनल।
जो पार्ट मिस होगा, अगर इंटीग्रल पार्ट मिस है तो उसकी जगह 0 आएगा, अगर फ्रैक्शनल पार्ट मिस है तो उसकी जगह 0 आएगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम एक नई कंस्ट्रेंट तैयार करेंगे, सो कॉल्ड स्मॉल g1। नाउ दिस इज द स्टेप, न्यू स्टेप फॉर यू। g1 ये नई कंस्ट्रेंट तैयार करेंगे, इसकी कॉस्ट वैल्यू हमेशा 0 होगी, इसकी कॉस्ट वैल्यू हमेशा 0 होगी ऑलवेज। ठीक है, इसकी कॉस्ट वैल्यू हमेशा 0 होगी। और ऊपर वाली रो में जो आपने फ्रैक्शनल वैल्यूज़ लिखी हैं, उन फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है। यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 तो -1/2, 0 तो 0, 0 तो 0, यहाँ 7/22 तो -7/22, 1/2 तो -1/22। सो दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू जनरेट न्यू कंस्ट्रेंट फॉर सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये। g1 लिया, इसकी कॉस्ट हमेशा 0 होगी, ऊपर जो फ्रैक्शनल पार्ट लिखे हैं उनको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। दिस इज आवर न्यू कंस्ट्रेंट। ठीक है जी। अब फिर दोबारा से नेक्स्ट टेबल में क्या करना है, जो आपका फाइनल टेबल था पीछे, जो आपका ये जो फाइनल टेबल था x2 और x1, इस फाइनल टेबल को आपने एज इट इज़ x2 और x1 रो को एज इट इज़ यहाँ लिख देना है। x2 क्या था, 9, 7/2, 0, 1, 7/22, 1/22, 9, 7/2, 0, 1, 7/22, 1/22, और x1 था आपका 7, 9/2, 1, 0, -1/2, 3/22। तो ये आ गया आपका 7, 9/2, 1, 0, -1/2, 3/22। ठीक है जी। और इसमें अब ये जो कंस्ट्रेंट आपने तैयार की थी, इसको डालना अब यहाँ पे, g1 एज इट इज़, और ये पूरी की पूरी एज इट इज़, एंड क्लियर कट यू कैन चेक दिस इज़ योर, बन गए ना 3 ही क्वेश्चंस। तो 2 आइडेंटिटी कॉलम तो ऑलरेडी थे आपके पास फाइनल टेबल में, तो जैसे आपने नई कंस्ट्रेंट ऐड की तो इस कंस्ट्रेंट के अनुसार आपने एक नया कॉलम ऐड करना है, और वो जो नया कॉलम ऐड होगा, दिस न्यू कॉलम इज ऑलवेज रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द कॉलम ऑफ योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ देखो जरा आइडेंटिटी, अब देखना कौन सा मिस हो रहा है। तो 0, 1, 0, 1, 0, 0, तो जो g1 आपने इंट्रोड्यूस का इसके सामने आएगा 1, बाकी एंट्री हो जाएंगे 0। और अगर ऐसा लिखना तो आप यहाँ से देख लो कौन सा कॉलम मिस है, और हमेशा यही 0, 0, 1 ही मिस होगा। ठीक है जी, यही मिस होगा हमेशा, तो 0, 0, 1 आपने डाल देना है। और उसके बाद लगाना अब आपने ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है जी। तो ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड क्या बोलता था, इसमें भी Z23, 63, ये सारा फाइनल टेबल आपने सारा लिख लेना है, ये सेम ही रहेगा। इसमें Z63, 0, 0, 28/11, 15/11। अगर आपने सॉल्व करना तो दोबारा सॉल्व करके ले लो, सेम ही आएगा ये। अब ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड क्या बोलता था कि डेल्टा जे हमेशा पॉजिटिव होंगे, डेल्टा जे हमेशा आपके पॉजिटिव होंगे। तो क्या करना आपने, जो एक्स बी हैं उसके कॉलम में देखनी कौन सी एंट्री मोस्ट नेगेटिव है। ठीक है जी, एक्स बी जो है उसमें देखना आपने मोस्ट नेगेटिव एंट्री कौन सी, तो जो मोस्ट नेगेटिव एंट्री होगी दैट इज़ योर आउट गोइंग वेक्टर। फिर अगर आपको ध्यान हो, फिर क्या करते थे हम, जो आउट गोइंग वाला रो होता था, आउट गोइंग वाली जो रो होती थी, उस रो में क्या करते थे आप, उन डेल्टा जे को उठाते थे। फार्मूला अगर आपको याद हो, उसका फार्मूला ये होता था, ये मैक्सिमम डेल्टा जे और एक्स आर जे, पर कौन से एक्स आर जे जो नेगेटिव होंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो आउट गोइंग वेक्टर वाले रो है, उस रो में आपने देखना है कि जो नेगेटिव एंट्रीज़ हैं, जो नेगेटिव एंट्रीज़ हैं, उन नेगेटिव एंट्रीज़ से उनके डेल्टा जे को डिवाइड करना है। 28/11 बटे -7/22, 15/11 बटे -1/22, और इसका देखना फिर मैक्सिमम। ठीक है जी। जो आउट गोइंग वेक्टर था, आर इज़ द रो, आर कौन सा रो होगा, जो आउट गोइंग वेक्टर है उस रो में जो एक्स आर जे नेगेटिव हैं, उन नेगेटिव एक्स आर जे उनके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा जे को आपने डिवाइड करना है, और देना तो दोनों मैक्सिमम कौन है। जो दोनों में मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम आया -8, -8 किसकी वजह से है, इसकी वजह से है, तो जिसकी वजह से मैक्सिमम वैल्यू मिली दैट इज़ योर इनकमिंग वेक्टर, दैट इज़ आवर इनकमिंग वेक्टर। सो दिस 28/11, दिस इज़ आवर इनकमिंग वेक्टर। बस इनकमिंग मिल गया, आउटगोइंग मिल गया, बाकी काम फिर वही, इनकमिंग और आउटगोइंग इंटरसेक्शन की एलिमेंट। ठीक है, और आउटगोइंग वेक्टर है आपका g1, तो ये बार हो गया। तो क्या करेंगे अब इनकमिंग जगह आउटगोइंग को लेकर आना, मतलब इसकी जगह 0 बनाना है, इसकी जगह 0 बनाना है, इसकी जगह 1 बनाना है। तो इसकी जगह 1 बनाना, तो क्या किया मैंने, इसको -7/22 से डिवाइड कर दिया, या 22/9
-22/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऑपरेशन डिसाइड हुआ कि इसको हमने -7/22 से डिवाइड किया। तो SCV को छोड़ के बाकी तमाम एंट्रीज को आपने -7/22 से डिवाइड करना है या -22/7 से मल्टीप्लाई करना है। जो आएगा उसको आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है जी, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर वही बाकी क्या करना है, इसकी जगह 0 बनाना है, इसकी जगह 0। अब की एलिमेंट आपका आ गया ये, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि इसमें जमा करके 0 हो जाए, -7/22। तो इस पूरी रो को -7/22 से मल्टीप्लाई करके इस पूरी रो में जमा करो, जमा करके जो आएगा उसको यहाँ लिखो। अब ये आपका टास्क है। उसी तरीके से -1/22 का 0 बनाना है, तो की एलिमेंट ये है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि इसमें जमा करके 0 हो जाए, 1/22। तो इस पूरी रो के हर एक एलिमेंट को 1/22 से गुणा करना है, गुणा करके जो आएगा इस रो के हर एक एलिमेंट उसको जमा करना है, और जमा करके जो आएगा उसको आपने यहाँ लिखना है। ठीक है जी। और उसके बाद फिर आपने क्या किया, फिर आपने ये जेड निकाली, इसकी गुणा इसके साथ, दिस मल्टीप्लाई 59, और सारे डेल्टा जे निकाले, ऑल डेल्टा जे पॉजिटिव, ऑल एक्स बी आर पॉजिटिव, सो सोल्यूशन स्टॉप्स। तो आंसर क्या है आपका, x2 की वैल्यू आ गई 3, x1 की आ गई 32/7, z आ गया 59। ठीक है, अभी भी सोल्यूशन आपका इंटीग्रल नहीं आया। सिंस सोल्यूशन इज नॉट इंटीग्रल, सो अगेन वी विल फाइंड गोमेरियन कंस्ट्रेंट। सो आप देखो जरा, अब इसमें एक तो इंटीग्रल आ गई, जो इंटीग्रल आ गई उसको नहीं, जो इंटीग्रल नहीं आई उनको लेकर चलना आपने। तो यहाँ पर x1 ही बचा, एक ही बचा। ठीक है जी, तो जो x1 बचा, तो x1 रो आपने चूज़ कर ली, क्योंकि एक ही बचा ना x1 रो, फाइनल टेबल का x1 जो है वो सारा लिख दिया यहाँ पे। तो लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज़ उनको इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल फॉर्म लिखना है, इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल, इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल, इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल एंड सो ऑन। तो उसका फाइनल टेबल देखो जरा क्या था। फाइनल टेबल था x1 का ये 7, 32/7, इसको ब्रेक कर दिया, 1, 1 + 0, 0 + 0, 0 + 0, 0 + 1/7। अब यहाँ देखो, यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू माइनस है, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखना खास। तो क्या करेंगे, इसमें हमने एक ऐड किया और एक सब्ट्रैक्ट किया। तो जब इसमें एक ऐड करेंगे और एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 - 1/7 -1। तो 1 - 1/7 बन जाएगा आपका 6/7 -1। तो ये बन जाएगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट बन गया 6/7 और इंटीग्रल पार्ट बन गया -1। तो यही किया है यहाँ पे, ये आ गया -1 + 6/7। तो ये खास ध्यान रखना, अगर इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे करना है, -1 ऐड करना है, +1 ऐड करना है, और +1 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट में ऐड करके उसको सॉल्व कराना, -1 इधर आ जाएगा। फिर उसके अगला स्टेप क्या था, ये G2 नया आ गया। अब G2 के अनुसार क्या करना, जो फ्रैक्शनल वैल्यू उनको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है, और इस G2 के अनुसार यहाँ पर एक और कॉलम डल जाएगा G2। ठीक है जी। और फिर जैसे कंस्ट्रेंट मिली, फिर आपने फाइनल टेबल को एज इट इज़ लिखना है, एज इट इज़ x2, x1, x3, और उसमें एक और कंस्ट्रेंट घुस जाएगी ये G2, ये आ गई। जैसे G2 डाली इधर G2 आपका ये भी डल जाएगा, 0 0 0 0 1, ये हमेशा यही डलेगा सेम, लास्ट में 1, बाकी सारी एंट्री 0। एंड जेड वही एज इट इज़, ये भी फाइनल टेबल से एज इट इज़ लिखना आपने। एंड सिंस ऑल डेल्टा जे पॉजिटिव, नाउ वी विल अप्लाई ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। तो ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड क्या बोलता है, जो एक्स बी है उसमें जो मोस्ट नेगेटिव एंट्री है उसको उठाना आपने। तो मोस्ट नेगेटिव एंट्री इज -4/7, सो दिस इज़ योर आउटगोइंग वेक्टर। ठीक है, फिर जो रो आपकी बाहर निकलती है उस रो में जो नेगेटिव एंट्रीज होती हैं, उन नेगेटिव एंट्रीज से उनके डेल्टा जे को डिवाइड करते हैं, मतलब 1/-1/7, 8/-6/7, और दोनों में देखते हैं मैक्सिमम कौन सा है। ठीक है, ये निकला आगे। तो दोनों में मैक्सिमम कौन आया, ये पहले वाला। ठीक है, तो दिस इज़ योर इनकमिंग वेक्टर। आउटगोइंग पहले मिल गया, इनकमिंग ये मिल गया, कॉमन एलिमेंट मिल गया। फिर इसकी जगह हमने इसको लेके आना है, मतलब 0 का 0 बना हुआ है तो पहली रो तो एज इट इज लिख देंगे, 1/7 की जगह 0 बनाना है, 1/7 की जगह 0 बनाना है, -1/7 की जगह 1 बनाना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1/7 की जगह 1 बनाना तो क्या करना पड़ेगा, -7 से मल्टीप्लाई कर दें या -1/7 से डिवाइड कर दें। तो थ्रू आउट हमने इसको -1/7 से डिवाइड कर दिया या -7 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आएगा उसको यहाँ लिख दें नीचे। पहली रो एज इट इज़ क्योंकि 0 बना हुआ है। ठीक है जी, अब की एलिमेंट आपका आ गया ये। तो 1/7 का 0 बनाना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करें, -1/7। तो इस पूरी रो को -1/7 से मल्टीप्लाई करके इस पूरी रो में जमा करो, जमा करके जो आएगा उसको यहाँ लिखो। सिमिलरली नेक्स्ट रो, नो क्लियर कट, ऑल डेल्टा जे ग्रेटर देन इक्वल 0, ऑल एक्स बी आर पॉजिटिव, सो सोल्यूशन इज ऑप्टिमम। नाउ वी हैव x1 = 4, x2 = 3, एंड आंसर इज 55।
Now clear cut answer is integral solution. This answer is in integral form, so this is the final solution और यही हमारा टारगेट है। क्लियर हो गया जी। तो ये ध्यान रखना है, जब तक आपकी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ x1 x2 x3 जो हैं, इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू अगर किसी की है, जब तक वो इंटीग्रल नहीं बन जाती तब तक आप ये गोमेरियन कंस्ट्रेंट्स ऐड करते जाएंगे। सो दिस इज़ अबाउट योर गोमेरियन कंस्ट्रेंट्स। तो इसी के साथ मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।